रहीम अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम सब मिलकर कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। और गेस व्हाट, आज तारीख क्या है? 9 फरवरी, यानी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। IMF के चीफ नेथन पोर्टन पाकिस्तान में मौजूद थे और 9 तारीख पर हम उस किस्त का, जिसके लिए हमने इतनी तगोदो और इतनी मुश्किलात काटी और आगे भी मजीद काटने के लिए अभी हम आज थोड़ा लेट हैं क्योंकि आप इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदे यानी उस डील के तहत जिसके लिए पिछले कई दिनों से महीनों से बातचीत चल रही थी, उसके मुताबिक अब 170 अरब रुपए के टैक्स लगाना होंगे। फौरी तौर पर चलते हैं इस्लामाबाद और इस हवाले से हरमीत से भी रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर। हरमीत, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे पास और कोई ऑप्शन या कोई चारा नहीं था IMF के साथ मुआहदा करने के लिए। मुआहदा अगर हम देखें तो मुल्क की मफाद में तो है, लेकिन अगर हम आवाम की बात करें, ऐसे में अगर हम श्रीलंका हमारे सामने है, यानी जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि IMF के पास जाना और IMF से जो कर्ज मिलना है, यकीनन नई मुश्किलात, आम आदमी की जो ज़रूरियात है या आम आदमी की जो अप्रोच है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हमें लगेगा कि आगे मुश्किलात बड़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन को देखें, चाहे वो श्रीलंका है या दीगर ऐसे ममालिक, अर्जेंटीना की बात करो या दीगर ऐसे ममालिक, जहाँ पे जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गए तो फिर हमने ये देखा कि वहाँ पे पेट्रोल पंप से लेकर मेडिसन और दीगर साजो सामान जो है वो नायाब हो चुका था और फिर वहाँ लोग जो हैं वो सड़कों पर आ चुके थे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी इदारे थे, यानी सरकारी इदारों में लोग काम करने वाले लोग थे, उनको सैलरी ना मिलना और प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी ठप हो गया था। तो ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हालात उस नहज पर पहुंचने वाले थे और IMF की जो शराइत हैं वो वाकई कड़ी हैं, सख्त हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि माजी में भी हम कई दफ़ा उनके पास गए हैं। लेकिन उस वक्त चाहे जो निज़ाम चल रहा था, जो सिस्टम चल रहा था, उसके तहत अगर बात करें तो बारहा जाने का, एक तरफ पाकिस्तान का ये बारहा जाने की वजह से जो शराइत है उसमें सख्ती इसलिए भी आ रही है कि एक तो जो शाह खर्चियाँ हैं वो कम नहीं हो रही, ब्यूरोक्रेसी जो है, या आप उनका प्रोटोकॉल आप देखें इस्लामाबाद में तो दो तीन तीन गाड़ियां, फिर उसके बाद हम पेट्रोल अलग से देखते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी पे जो अखराजात हैं, फिर उनसे कोई ये नहीं पूछता कि ये फलां पैसा कहाँ से आया। तो ये सारी सिचुएशन है। दूसरी जानब हम सियासतदान को देखते हैं तो ऐसे में अगर आप जाती हैं दीगर ऐसे इदारों की तरफ तो कहीं ना कहीं हमें मामलात जो हैं वो अच्छे नहीं बल्कि बुरे दिखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुल्क जो है एक ही तबका जो है उसी पर काबिज है, और वही है, इसमें कोई शक नहीं कि हकीकत में ये है कि एक ही तबका जो है मुल्क पर काबिज है और वही सारा कुछ नचोड़ रहा है, बाकी जो आम आदमी है वो ही सारा कुछ भुगत रहा है। तो ऐसे में IMF की जाना और अब जो मामलात हो गए तो हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से रिलीफ भी होगा। और मेडिसिन का जो मसला था, यानी $4 अरब का जो मामला बंदरगाहों में पड़ा है, उसके हवाले से भी, और LCs भी खुलेंगी। कहीं ना कहीं जो कंपनियां यहां से चली गई थी या जाने की तैयारियां कर रही थी, तो अब ये होगा कि उनका जो है दोबारा सेटअप पाकिस्तान में होगा और दोबारा मुख्तलिफ कंपनियों का आना। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो इसमें कोई शक नहीं, इस चीज़ को हम अगर बारहा कहें, बहुत सारे तजज़ियेकार अगर ये कहें या अगर कोई मुखालिफिन ये कहें कि इमरान खान ओवरसीज़ में मकबूल नहीं है, तो ये ख़याम ख्याली होगी। हमने देखा कि जब उनकी हुकूमत गई तो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान का एक ज़्यादा जो है इन्हिसार होता है ओवरसीज़ के पैसों पर, वहाँ से जो पैसा आता है बहुत कुछ फ़ायदा जो है मुल्क को उससे पहुँचता है। तो हमने ये देखा कि जब से ये हुकूमत आई है तो हमने ओवरसीज़ को देखा है कि उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया है। रियल स्टेट का आपको ज्यादा मुझसे पता है कि रियल स्टेट किस तरह ठप हो गया है। यहाँ ब्लू एरिया में, मुख्तलिफ एरिया में जो ऑफिस खुले थे और जो हमने देखा कि जो लोग, यानी एक ऑफिस में 40, 50, 60, 200 बंदे काम कर रहे थे, अब वहां पे मैं देखता हूं कि 4 और 5 लोग काम करते हैं। तो ये हालात हो गए, बेरोजगारी की जो शरह है वो बढ़ गई है। एक और चीज ऐड कर ले कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ऑल्दो ये कोई
पहला मुआहिदा नहीं था हमारा IMF से, कोई ये गालिबन 23वां या 24वां मुआहिदा है और ये 9वीं रिव्यू था जो कि IMF की जानिब से किया जा रहा था। ऑल्दो डील इज डन, बट डील के तहत अब जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएंगे वो कहां से कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, एडजस्टमेंट की जाएगी। और दो हमारे गैर मुल्की ज़खायर जो है वो अब 3 अरब डॉलर रह गए हैं और टारगेट हमें IMF की तरफ से एक और मिला है कि 16 अरब डॉलर का ये टारगेट 30 जून तक मुकम्मल करना होगा। इसके अलावा पहले ही हमें कह दिया गया था कि आपका पेट्रोल, बिजली, गैस, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत, हर चीज़ महंगी होगी। अब टैक्स जो है ऑलरेडी हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, आप कोई खाना खाने के लिए जाए तो 16%, और आप ये देखिए कोई आप चीज़ बाय करें किसी ब्रांड से खरीदने के लिए जाए तो 16%। आपको लगता है कि आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाए तो एक तो पेट्रोल इतना महंगा, ऊपर से फिर अगर आप कार्ड से पे करें तो फिर उसके अलावा अलग टैक्सेस। ऑल्दो हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन एकदम से ये जो ह्यूज चेंज है ये अवाम को एक दफ़ा फिर से एक बड़ा झटका दे सकता है। उसके लिए आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। आम आवाम को हम पहले से आपको वार्न कर रहे हैं। ऑल्दो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लाइव भी पब्लिक न्यूज़ पर देखी होगी, उसके बाद इसको हम डिटेल में अपने सीनियर एनालिस्ट के साथ डिस्कस भी करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, अच्छी खबर आपको देंगे। पाक बहरिया को लेकर बहुत अच्छी खबर है जिसको प्रोग्राम का हिस्सा हमने बनाना है। पाक बहरिया के ज़रिए तमाम 8वीं क़सीरुल क़वी बहरी मश्क जो है, मश्क़ें बल्कि आप इसे कहें, उसका बाकायदा आगाज़ कराची में कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि 50 से ज़ायद ममालिक जो है शिरकत करेंगे। और आपको पता है कि इस तरह की एक्टिविटी जब पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा होता है, और अगर आप 50 से ज़ायद ममालिक की बात करें तो वो अपनी बहरी फ़ौजों को और तमाम वेल इक्विप्ड हम उन्हें कह सकते हैं, वेल डेवलप कह सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज, सिविलाइज्ड, वो अपनी तमाम तर चीज़ों के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और ये एक बड़ा एक पेट्रियाटिक सा मंजर होता है। हम जब भी इसको किसी ऐसे इवेंट में देखते हैं, हरमित ख़ास तौर पर 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, तो हम बड़ा पेट्रियाटिक फील करते हैं। लेकिन ये जो मशक़ें हैं, ये 50 से ज़्यादा ममालिक जिसमें शिरकत कर रहे हैं, उसका बाकायदा जो है वो आगाज़ अब कराची में कर दिया गया है। दैट सीम्स टू बी लाइक वेरी गुड। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब इस किस्म के इवेंट्स होते हैं और कहीं ना कहीं जिसका बराह रास्त या आप देखें तो उसका फ़ायदा मुल्क की इमेज को भी होता है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मुआशी तौर पर भी हम अब ये देख रहे हैं कि चाहे वो बहरी हो या बरी हो, बहुत सारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बड़े एक्टिव हो गए हैं फ़ौज के हवाले से। जो हम देखते हैं, एक तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में ही तैयार होती हैं जो अब एक्सपोर्ट भी होती हैं बाहर दुनिया को। और अब हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ से इस्लामाबाद से गई है, और इस इवेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसमें शमूलियत कर रहे हैं। और इस किस्म के इवेंट्स जो हैं हम उमूमन देखते हैं कि बहरिया की बात की जाए तो अगर इसकी तारीख़ पर भी नज़र डालें हम, तो कहीं ना कहीं हमें वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं दीगर ममालिक के साथ। जब हम कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान की जो बहरिया फ़ौज है उसकी जो सलाहियतें हैं वो भी बेपनाह हैं, और कहीं ना कहीं हर महाज पर इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह यानी पाकिस्तान का नाम जिस तरह रोशन किया, वो तारीख़ है मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने रकम की है। तो आज अगर ये इवेंट हो रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, और मुख्तलिफ ममालिक का इसमें शमूलियत करना यकीनन खुशाइन है। और पाकिस्तान की साख को मजबूत करने के लिए इस तरह के इवेंट्स होना आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ना सिर्फ 50 ममालिक बल्कि मुबस्सिरीन और वहाँ पर माहिरीन, और इसके अलावा अपने कीमती बहरी असासों के साथ ये तमाम ममालिक शरीक हो रहे हैं। द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इन बिटवीन ऑल दीज 50 कंट्रीज, सो ऑब्वियसली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमने कहा ये आपसे शेयर करते हैं और ये मोमेंट्स भी जो है उसको मुल्क को चेरिश करते हैं। ऑल्दो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, एक और अच्छी खबर है जनाब, आज फ्राइडे है, आज वीकेंड शुरू होने वाला है। हमने सोचा कि अभी माशी सूरत हाल पर तो बहुत बातें कर लेते हैं, सियासी गहमा गहमी भी और तंदो तेज किस्म के जो स्टेटमेंट्स आते हैं हर सब की तरफ से वो तो आपको देते रहते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जनाब, काउंटडाउन शुरू कर दे। रोनमाई की तकरीब लाहौर में ही हुई है, और बल्कि आप ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये ट्रॉफी बड़ी प्यारी है। वैसे हरमीत जब मैंने पिछली वाली ट्रॉफी देखी तो मुझे वो इतनी प्यारी लगी थी, तो मुझे लगा कि यार अगली वाली के लिए बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि इस वाली से ज्यादा ही प्यारी होनी चाहिए। और ऊपर से शालामार बाग, रॉयल्टी, सम काइंड ऑफ शहंशाह फील, तो ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। और अभी मुल्तान और लाहौर की हम बात करें तो आपको पता है इसका इंतजार तो हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉफी बड़ी प्यारी है और कहा जा रहा है कि 25 कैरेट सोना। और लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, गाना अब तक नहीं आया हरमीत पाकिस्तान सुपर लीग का। पता नहीं नजम सिटी साहब ने देर से चार्ज संभाला है, ये वजह है, लेकिन नीचे की टीम को तो वैसे पता है ना। उमूमन यही होता है सुहा के एक तो बड़े आपने जो शुरुआत की बड़े खूबसूरत अल्फाज से की कि शाहाना अंदाज और उसके साथ साथ वो जो फील होती है, यानी शालीमार बाग
बाग आप भी गई हैं, आपका तो शहर है, और मैं जब भी गया हूं तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के करीब मैं ज्यादा रहा हूं, तो हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है, और फिर यहाँ पे आप जब मुख्तलिफ तख्त जो लगे हैं या बेंचेस जो बनी है उस जमाने की, जब आप उस पर बैठते तो वो फीलिंग जरूर आती है, और इसकी रुनुमाई बड़े कमाल तरीके से हुई। लेकिन ये बात आपने दुरुस्त फरमाया कि PSL जब भी आता है तो हमें इंतजार होता है कि भैया कब गाना रिलीज होगा, और फिर कंट्रोवर्शियल भी होता है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर लेता है, कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि सपोर्ट में भी लोग आ जाते हैं, और जो कमेंट सेक्शन होता है कमाल है जी, अपनी अपनी राय और कहीं ना कहीं खूबसूरत। अच्छा, वहां पे हरमीत आप ठीक कह रहे हो, एक अलग ही मैदान सजा होता है। कोई मुल्तान सुल्तान, कोई लाहौर कलंदर्स, कोई कराची किंग्स, कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड्स, तो ये सारा वहां तो चल रहा होता है, उनका अपना ही मैच चल रहा है। लेकिन अगर हम इस तकरीब की बात करें, इस ट्रॉफी की बात करें, तो ऑब्वियसली डिपिक्शन देखें आप, चांद सितारा है, हमारा प्राउड है, और इसको मतलब बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ऑल्दो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि प्रॉपर जो है 25 कैरेट पूरा का पूरा है या सिर्फ एक्सटर्नल है, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव है जनाब, काफ़ी पैसे लगे हैं इस पर। लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द सॉन्ग अगेन। हमें बड़ा इंतजार होता है गाने का हरमीत, और आपको पता है कि गाना अब तक नहीं आया, लास्ट मोमेंट पे ही आता है, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई है, एक आध दिन रह गया है, और लोगों को गाने का ज़्यादा इंतजार होता है। आपको पता है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही है ग्रूव को लेके, आयमा बेग को लेके और फिर अली जफर को लेके। गाने हमेशा PSL के कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहे हैं, लेकिन अब हमें देखना ये है कि इस दफ़ा कहाँ से आएगा। मैंने आपसे कहा नजम सेठी साहब ने जो है ना वो चार्ज लेट संभाला था, आप जानते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ नीचे वाली मैनेजमेंट को तो पता था PSL होना है, गाना एंथम जो भी है उसको हमने तैयार करना है, उसकी प्रोडक्शन डायरेक्शन। ऑल्दो व्हाई दे आर लेट आई डोंट नो, लेकिन ये तकरीब जो है वो रुनुमाई की हो गई, और दे आर होल्डिंग देयर फ्लैग्स, और उसके बाद फिर तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि बड़े अरसे बाद कोई ऐसी एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ फेस्टिविटी आ रही है। फेस्टिवल से याद आया, पाकिस्तान का ये जो लिटरेबल है लाहौर में जो होने जा रहा है, उसका भी जिक्र हम डिटेल में करेंगे, बल्कि पूरा घंटा हमने आज इसी पर बात करनी है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा उसका तस्करा हम ये कर लें कि आपको पता है कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची और अलहमरा के मुश्तरका ताउन से ये फेस्टिवल जो है इसका इनकाद लाहौर में किया जा रहा है। आई एम टू एक्साइटेड बिकॉज ओवर द वीकेंड आपके पास एक्टिविटी होगी जाने के लिए, वहाँ पर मुसव्वरी की बात की जाए, शायरी की बात की जाए, अदब की बात की जाए, फन की बात की जाए, हर किस्म के कोई 30 से ज़ायद सेशंस जो है वो रखे गए हैं, और उसमें बड़े अहम नाम, अहम स्टार्स और अहम ज़ौक़ शौक़ रखने वाले वो नाम जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करते हैं, पाकिस्तान के इमेज को, उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन है। वो तमाम लोग जो हैं वो इस लिटरेरी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे, तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आपको आज की टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल आपसे हम IMF की ही बात करेंगे कि IMF जो है उसके लिए अब इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि 170 अरब से ज़ायद के हमें टैक्सेस लगाने होंगे, सो यू गाइस शुड वेट कि अब टैक्सेस कहाँ पे, कब और कैसे लगेंगे, और आपकी जेब से टैक्स की सूरत में पैसा अगर जाता है तो इट्स ओके, वी आर रेडी कि हम टैक्स दें, लेकिन वो टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। हरमीत, ये टारगेट अगर हमारी हुकूमत का या आने वाली हुकूमत का या गुजरी हुकूमतों का होता तो हमें मेरे ख्याल से टैक्स देने में कोई मसला नहीं, अगर उसी टैक्स के पैसों से हमें ही फैसिलिटेट किया जाता तो। खैर अभी ये बात हम डिटेल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि टैक्स की आपने बात की तो 30 लाख लोग 22-24 करोड़ आवाम में जो है वो 30 लाख लोग टैक्स देते हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि मुल्क कैसे खुशहाल बनेगा। खैर एनी हाउ इस पे बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है और हमने माजी में भी किया, लेकिन आप कंटिन्यू करें। हम कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं। माशी सूरत हाल में तो ज़राअत है, लेकिन आम लाइफ में आप देखें कि हम अब ज़रा निकलना चाहते हैं इस पॉलिटिकल और टेक्निकलिटी से। आपकी सेहत का ख्याल भी हमने रखना है, तो रीढ़ की हड्डी और ख़ासतौर पर आजकल देखा जा रहा है कि एक कॉमन प्रॉब्लम है L5 की। अब ये रीढ़ की हड्डी, इस पर आपकी पूरी बॉडी का दारो मदार होता है। सबसे ज़्यादा मसाइल इसके ही आजकल देखने में आ रहे हैं, और ज़्यादा रेशो जो है वो मर्द हजरात में पाई जा रही है, हालांकि ख़वातीन को जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन ये मसला क्या है, कॉज कहाँ से करता है, और इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर घर में है, ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएवर, रीढ़ की हड्डी का बहुत ख्याल रखना है। डॉक्टर से डिटेल में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, आज पूरा सेगमेंट करेंगे। इसके अलावा लिटरेरी फेस्टिवल की हम बात करेंगे। लिटरेचर के दिलदादा शौकीन लोग जो हैं, अगर मुसव्वरी की बात की जाए, तहजीब व तमद्दुन की बात की जाए और फ़न की बात की जाए, हर तरह का सेशन जो है वो इसमें रखा जाएगा। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और पूरे अच्छे और अहम अदाकार फ़नकार जो है उनको लाइन पे भी अपने साथ लेंगे, ताकि उनसे भी मकसद डिस्कस किया जा सके इस लिटरेचर फेस्टिवल का। और हरमीत, लाहौर में बड़े अरसे बाद, आप तो लोग मेरे साथ मेले की बात कर रहे थे ना जो इस्लामाबाद में हुआ था, लाहौर में अब काफ़ी अरसे बाद इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो ओवर द वीकेंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके।
अच्छी है। मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों से मुझे भी इनविटेशन मिली हैं और वैसा अगर हम देखें तो लाहौर में इस किस्म की एक्टिविटीज़ जब आती हैं, वैसे भी माजी को अगर हम देखें लाहौर तो इस हवाले से बड़ा रिच था और अब कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग जो सकाफत से जुड़े, तारीख से जुड़े लोग हैं, उनकी कोशिशें हैं कि वो दोबारा इस सारी चीज़ को दोबारा खड़ा करें और नई जो जनरेशन है उनको भी दिखा सके कि हमारी क्या सकाफत थी, हमारी सकाफत और लिटरेचर और दीगर सारी चीज़ों के साथ जुड़ने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि सबको इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, इसमें एंजॉय भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं टच रहना ज़रूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और टच ये भी है कि हर सिटी को टच करेगा। आप ये देखें कि सिर्फ ये पाकिस्तान मतलब लाहौर तक महदूद नहीं है, लाहौर के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ अमेरिका तक और ओबियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ पर भी जो बाज़ौक़ लोग हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वहाँ तक भी जाएगा। तो ये पाकिस्तान का डंका जो है वो हर जगह बजने वाला है इस फेस्टिवल के थ्रू। तो इफ़ यू गाइज वांट टू पार्टिसिपेट और अगर आप लाहौर में हैं सो गो और इन्जॉय करें इस लिटरेचर फेस्टिवल को। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आप चलते हैं डेली डोज की तरफ। फ्राइडे डेली डोज पहली खबर देते हैं। पहली खबर भी पाकिस्तान का। आज वैसे टीम ना हरमीत ढूंढ कर अच्छी खबरें लेकर आई है ताकि सुबह सुबह आवाम को हम खुश कर सकें कि पाकिस्तान में इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो हो रही है, यकीन करें आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें जो हो रही है, इतना फजूल और बिला वजह मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें क्योंकि हम आपको अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं। पहली खबर जो है वो पाकिस्तान की अच्छे इमेज को लेकर ही है। आपको पता है कि फवाद खान द स्टार ऑफ पाकिस्तान और सनम सईद की वेब सीरीज़ जो है उसको आलमी फेस्टिवल के लिए मुंतखब कर लिया गया है। और आपको पता है कि मौला जट के बाद तो ख़ास तौर पर हम बड़े एक्साइटेड हैं। और ये बरज़ख जो है ना बेसिकली नाम है इस सीरीज़ का, और अभी रिलीज़ तो खैर नहीं हुई लेकिन इसको फेस्टिवल में जो है वो नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। और इसकी डायरेक्शन, प्रोडक्शन, अदाकारी, हर चीज़ को 100 आउट ऑफ 100 दिए गए हैं। और इस तरह की चीज़ें जब हरमीत होती है ना, ऑब्वियसली आपसे तो बल्कि पूछना चाहिए, आपका ताल्लुक भी चूँकि स्क्रीन के साथ साथ इस चीज़ से भी है कि आप अदाकारी भी माशाल्लाह करते हैं, तो आपको ज़्यादा पता है कि कितना मुश्किल काम भी और देखने में कितना आसान लगता है। तो ये पाकिस्तान का यकीनन एक क्रेडिट है कि इस फिल्म फेस्टिवल में जो है आलमी फिल्म फेस्टिवल में हमें मुंतखब सोहा, हम किया एक और चीज़ देख रहे हैं कि मुझे जो लग रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि नए लोग जो आए बाहर से सीख के आए हैं, मुख्तलिफ एकेडमियों से सीख के जब उनकी एंट्री हुई है ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखने को मिलती हैं। और स्क्रिप्ट के हवाले से हम देखते हैं कि एक वक्त था जब हम पीटीवी की बात करते तो उस वक्त एक मजबूत स्क्रिप्ट हुआ करता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नई नस्ल के साथ साथ नई चीजें जो हैं, एक तरफ तो हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें वो रुझान अब भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं सास है, कहीं ना कहीं एक लड़की खातून है और वो इश्क मोहब्बत में मुब्तला है और कहीं ना कहीं लालच जो है उस जायदाद को हड़प करना चाहती है। इस किस्म की एक्टिविटीज आज भी चल रही है। कहीं ना कहीं इस किस्म की सीरीज जो आ रही है वो बड़ी खूबसूरत है, या फिल्में आपने बात की मौला जट की या दीगर फिल्मों की, तो ऐसे इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं पूरी दुनिया को। और मैं देख रहा था हिंदुस्तान के यानी लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तानी ड्रामे जो हैं, पाकिस्तानी ड्रामे बड़े शौक से देखता हूं। और उसकी वजह यही है कि उसका स्क्रिप्ट बड़ा मुनफरिद है, अदाकारी उनकी कमाल की है और बड़े रियलिटी के बड़े करीब होते हैं। ऐसे में अगर हम आपको याद है कि हिंदुस्तान के कभी पाकिस्तान में ड्रामे चलते थे तो उसमें हमेशा फिर जब हम देखते थे कि जो खवातीन का रोल होता था किस तरीके से नेगेटिव होता था, उसमें जो सर 3 दफा घूमता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकी यहाँ पे होगी, नेक में होगी, क्योंकि जिस किस्म के वो एक्शन दिए जाते थे उससे बड़ी तकलीफ होती थी, हंसी भी आती थी हमें भी, और जो एक्टर है उनको तो वाकई तकलीफ हुई होगी। लेकिन ये जो चीज है, फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान में एक चैनल बना जिसमें पाकिस्तानी ड्रामे दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जब मकबूल हुए तो हिंदुस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बड़ा प्रॉब्लम हुआ और वो उस पर आर्टिकल भी छपे हुए हैं, फिर उन्होंने उसको बंद कराने की कोशिश की। तो हम देख रहे हैं कि इस किस्म की चीजें जब आती हैं, नए चेहरे आते हैं, नया स्क्रिप्ट आता है, नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं, तो नई सोच के साथ आते हैं और वो नई सोच आगे जब डिलीवर होती है वो कमाल कर जाती है। और हरमीत, मैं आपकी इस बात को सेकंड करना चाहती हूँ। आपको पता है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या हम अगर कनाडा साइड पे चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया साइड पे चले जाएं, वहाँ पर सिख बरादरी खासतौर पर पंजाब से, भारत के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जितनी मूवीज़ बनाई हैं, आपने देखा है कि वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट को कितना सपोर्ट करते हैं। चल मेरा पुत्र 2 देखी होगी आपने, हनीमून देखी होगी, ये इस तरह की मूवीज़ है कि पाकिस्तान के उन फनकारों को जो कि टीवी के जाने माने नाम है उनको मूवीज़ में कास्ट किया, पाकिस्तान का और भारत का एक कोलैबोरेशन दिखाया जो कि कितना पसंद किया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। और अगर आप इंडिया की बात करें तो आप यकीन करें हमसफर ड्रामा
प्रॉमिस से लेके पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे, हम टीवी के खासतौर पर नाम मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ड्रामे ऐसे हैं जो क्लोज टू द रियलिटी हैं, हकीकत पर मबनी स्टोरीज होती हैं। आपको पता है उमैरा अहमद के नॉवेल्स को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, फिर उस नॉवल को जब ड्रामाटाइज किया जाता है तो उसको लोग और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये बेसिकली ड्रामा इंडस्ट्री हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा बहुत वैरायटी है, कलरफुल है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हम आर्टिस्ट देखिए, हमें सोहा एक चीज़ पे काम करना होगा। हमें मुख्तलिफ अब ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आपने मुझे देखा होगा कि सिख कम्युनिटी से अगर लीड रोल मिला है तो मुझे मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और अब भी मुझे कई ऑफर आती हैं तो उसमें सिर्फ एक ही शर्त रखी जाती है, मैं खुद हैरान हूँ, और कहा यह जाता है कि आप अगर आप दस्तार हटाएंगे तो हम आपको फिल्मों में लेंगे। तो मैंने उनसे, मेरा जवाब यही होता है कि इस दस्तार की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिली, इज्जत मिली है, ये कभी नहीं हटाएंगे। लेकिन आप ये सोचे कि अगर हम दिल बड़ा करेंगे, यानी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में अगर हम देखें वहां पे मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, दीगर लोग जो है वो काम करें, हमारी इंडस्ट्री में अब भी मैं देख रहा हूं कि कोई हिंदू कम्युनिटी से जो है ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं अगर एंट्री करते हैं तो बड़े मुश्किल से उनको चांस मिलता है। सिख कम्युनिटी से भी यही सूरत हाल है। तो हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, इंडस्ट्री को खूबसूरत बनाना है, और अगर दुनिया को दिखाना है जो खूबसूरत तस्वीर है पाकिस्तान की, तो वो हम पोर्ट्रे कर सकते हैं वो ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री के जरिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अगर पब्लिक न्यूज की मैं बात करूं, मैं अमूमन ये बात करता रहता हूं हर प्लेटफॉर्म पे कि अगर माइनॉरिटी के हवाले से जितने इश्यूज पे हमने काम किए, और अगर मुझे मौका मिला है, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है किसी टेलीविजन चैनल पर, और ये एक रिस्क भी समझा जाता था कि एक दस्तार के साथ हल्की फुल्की दाढ़ी के साथ जो है एक सरदार आके टेलीविजन पे बैठेगा, ये एक्सेप्ट नहीं था इससे पहले। लेकिन इसका क्रेडिट जो है पब्लिक न्यूज की पूरी टीम और सेठ जब्बार साहब को जाता है, अल्लाह उनकी माफरत करे। लेकिन आज यही वजह है कि ये एक खूबसूरत तस्वीर जो है पूरी दुनिया में जाती है और लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री को अपना दिल बड़ा करना होगा और लोगों को आगे आने का मौके जो है वो देने होंगे। हरमीत, आपकी दस्तार और आप खुद बजाते पब्लिक न्यूज के ताज हैं, और आप ये जानते हैं कि पब्लिक न्यूज में इस पे कितना काम किया गया और आपकी वजह से ही किया गया है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है कि फन का कोई मजहब नहीं होता। इस बात को समझने की अशद ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री को, हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे प्रोड्यूसर्स को। ये एक इनिशिएटिव जो पब्लिक न्यूज़ की जानिब से लिया गया, आई वांट कि ये हर जगह इस चीज़ को सेकंड किया जाए और हर जगह जो है वो इस पर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास फ़न है तो दुनिया में कहीं भी आप अपने फ़न को मनवा सकते हैं, किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ात पात से बालातर होके। तो चलिए जी, इस पर बात होनी भी चाहिए, इस पर हम एक डिटेल सेगमेंट भी करेंगे। बट ऑल दो यू आर डूइंग रियली गुड ऑन स्क्रीन हमारे साथ भी, और अगर हम किसान की बात करें, मीत और हरमीत की बात करें, सो यू आर डूइंग सच अमेजिंग प्रोजेक्ट्स जो कि हम बहुत अच्छे लगते हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर आपको देते हैं डेली डोज पर। हमारी बातें तो इतनी थी कि हमने मतलब आगे से आगे निकल जाना था, लेकिन आज चूंकि रन डाउन भी कंप्लीट करना है तो अगली खबर पर फौरी चलते हैं। सऊदी अरब आपको लिए चलते हैं जनाब, सऊदी अरब चलते हैं। वहाँ पर 2000 साल कदीम खातून के चेहरे की नुमाइश की गई है। अल अला की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ से पहले भी हम आपको खबर दे चुके हैं डेली डोज की, जहाँ पर बहुत सारे आसार मिले हैं 2000 साल पहले की ज़िंदगी के। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स के हमने अंडों की बाक़ियात के बारे में भी बात की है, और इसके अलावा बहुत सारी सीनरीज़ की, बहुत सारी और ज्वेलरी की बात की है। लेकिन अब वहाँ पर जो बाक़ियात मिली है उसके बाद साइंसदानों ने वहाँ पर एक औरत की शक्ल जो है उसको बनाने की, उस ख़ास तौर पर वो जो 2000 साल पहले की खातून के एक फ़ीचर्स होते थे, या चेहरे का नक्शा कह लें या चेहरे के आप खदोखाल कह लें, तो वो बनाने की कामयाब कोशिश की है। और वैसे प्यारी बहुत लग रही है, ब्यूटी काफ़ी, आप देखिए, लुक एट दिस, बड़ी इसको टेक्निकल तरीके से बनाया गया है। हाँ बिल्कुल। वैसे सुहा, अगर आजकल हम देखें तो इस किस्म की जो तस्वीर हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से आ रही, और कहीं ना कहीं जो माजी यानी कदीम के जितने भी इस किस्म की चीज़ें मिली हैं तो उसको दोबारा जो है 3D या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनका चेहरा जब बनाया गया और वो जो एक तस्वीर पेश की जाती है तो यकीनन हैरानी भी होती है, और कहीं ना कहीं ये भी अच्छा लगता है कि माजी यानी आज से 5000 साल का, 2000 साल का, 3000 साल का जो इंसान था उसकी शक्ल सूरत कैसी थी और वो किस तरह दिखता था। मुझे आज भी याद है कि एक जगह में खुदाई हो रही थी, और आपको पता है कि तखबई और ये जितने भी इलाके हैं या हमारे जितने भी इलाके हैं, इसमें आसार कदीमा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो पड़ी हैं, अब भी मौजूद हैं। और वहाँ पे खुदाई हो रही थी, जब मैंने देखा तो एक शख्स की कब्र जो है वो सामने आई, और उसकी जो पूरी क्योंकि बॉडी तो मिट जाती है, वो गोश्त तो मिट जाता है, सिर्फ आपको सिर्फ वहाँ पे हड्डियों के ढांचा जो है वो नजर आता है।
तो मैं जब देख के मैं हैरान हुआ कि उसका जो सर था यानी जो खोपड़ी थी वो इतनी बड़ी थी और उसकी जो बॉडी थी यानी आप ये अंदाजा लगा लें कि उसकी जो हाइट आप कम से कम वो 7 फीट से भी आगे था। तो इस किस्म की चीजें जब आती हैं आपके सामने तो बड़ी हैरान भी कर देती हैं और कहीं ना कहीं दिलचस्पी भी ज्यादा होती है। तो सऊदी अरब की जानिब से हमने देखा है कि ये काम हुआ है और सऊदी की जो तारीख है वो भी बहुत पुरानी है और अल-अला की तारीख की हम बात कर रहे हैं चल रहा है। अल-अला की इस तारीख में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो उनको स्केलेटन मिला है उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर उसको बहुत अरसे तक इस पर काम करके एक खातून के जो कि 2000 साल कदीम है उसके खदोखाल बनाया है और ये कामयाबी यकीनन सऊदी अरब की। अगली खबर भी चलें, अब आपको सऊदी अरब से दे देते हैं क्योंकि वहीं से खबर है, अच्छी खबर है। सऊदी अरब में आपकी मुलाकात आज मैं कराऊंगी, वहाँ की कैपिटल से ताल्लुक़ है इनका। इनको हम कहते हैं सारा। अब सारा क्या करती हैं, सारा क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कैसे बात करती हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, वो हम सारा से ही जान लेते हैं क्योंकि सारा ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक रोबोट है जो कि टेक फेस्टिवल जिसका इनेकाद सऊदी अरब में किया गया, बल्कि सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में किया गया। वहाँ पर अब ये एक देखिए ना टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है हरमीत के बाकायदा हमने सारा को बनाया है और सारा अपना इंट्रोडक्शन भी देती है, रक्स करके भी दिखाती है। और इसके देखें आप अगर आर्टिफिशलिज्म की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो उसमें बनाए गए हैं। आप उससे बात करेंगे तो वो आपकी साइकी और जहनियत को पढ़कर उसका जवाब भी देगी इमीडिएटली, कांस्टेंट। आप देखिए ना कितना इमीडिएट रिएक्शन है। तो ये भी सऊदी अरब की एक और कामयाबी है, सारा को बनाया उन्होंने, रोबोट सारा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब में जिस तरह मैं हमेशा ही बात कर रहा हूँ किंग सलमान के हवाले से कि वो एक कॉमरेड के तौर पर उभर आए हुए हैं और उसने बड़ी कोशिश की कि साइंस की दुनिया में ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने जो इक़दामात उठाए, हालांकि तनकीद कहीं ना कहीं मजहबी हलकों में उन पर हुई, लेकिन सऊदी अरब को एक नई दुनिया के सामने पेश करना ये वक्त की ज़रूरत है। हमें भी कुछ सीखना होगा सऊदी अरब से और आगे बढ़ना होगा अगर हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, ना कि अफगानिस्तान के साथ और ना उन तालिबान की जो सोच है उसके साथ। हमने आगे निकलना है तो हमने भी कोशिश करनी होगी। और आप देखें कि जब से किंग सलमान ने ये ओहदा संभाला है तो बड़ी तेजी आई है बहुत सारी चीजों के हवाले से। और अब ये जो रिपोर्ट है कितना खूबसूरत है। और फिर सऊदी अरब का वैसे अगर रक्स की बात की जाए तो उसका कोई दिल लादा नहीं है। हर शख्स चाहता है कि कई रक्स जो है वो लाइव देखें और फिर कई रिपोर्ट जो है वो भी आपको वो रक्स दिखा के पेश करेगा और आपके अरेबियन म्यूज़िक, अरेबियन डांस, अरेबियन कल्चर, अरेबियन खाने, हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन सारा में ये सारी चीज़ें और ये रोबोट है इसको टेक फेस्टिवल में पेश किया गया और लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर आपको देते हैं। चूँकि आ रहा है वैलेंटाइंस डे और मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हक में भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। क्योंकि अगर एक दिन को स्पेसिफिक कर लिया गया इस लिहाज से कि मैं और आप इतने बिजी होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता अपनी मोहब्बत का इजहार करने से, खा वो आपके माँ बाप से हो, शोहर से हो, दोस्तों से हो, बहन भाइयों से हो, अगर एक दिन को मुंतखब कर लिया है तो चले कोई बात नहीं, उस दिन जाके एक फूल दे दें किसी को। वो चाहे किसी की स्टोरी थी, कोई माजी का कोई किस्सा था, व्हाट्सएवर, मोहब्बत का इजहार करना है कर लें, आज भी करें, कल भी करें, वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी करें, उससे अगले महीने भी करें, जब मौका मिले आपको करना चाहिए। लेकिन जी इंडिया वालों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तमाम लोगों को वैलेंटाइंस डे मनाने पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। इंडिया में वैलेंटाइंस डे पर गाय को गले लगाने की तलकीन की गई है, हग्स विद काउस ऑन वैलेंटाइंस डे। और इसके लिए बाकायदा तौर पर देखें हरमीत मरासला भी जारी किया गया है। आपको पता है कि वहाँ पर ऑब्वियसली गाय को गौ माता समझा जाता है और लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं और भी बड़ी सारी चीज़ें करते हैं जो हम ऑनर नहीं बोल सकते। लेकिन अब ये तो अलग ही ट्रेंड हो गया, फूल भी देने होंगे मेरे ख्याल से। फूल का तो खैर नहीं कहा हरमीत, हक का ही कहा है, गले लगा लो वैलेंटाइंस डे पे गाय को। अच्छा, वैसे एक चीज़ जो हमेशा हम बात करते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं के हवाले से हमारे जो नसाब है उसमें भी कहीं ना कहीं नफ़रत भी शामिल की गई और हमारा जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने मुतालिया किया है और पढ़ा है तो हमने देखा कि चाहे बंदर हो, गाय हो, दीगर जानवर हो या वहाँ का पेड़ हो, आज भी अगर आप हिंदुस्तान की तरफ जाती है तो उन्होंने इसको मजहबी तशबीह दे के अपने गॉड्स के साथ कहीं ना कहीं नेचर को जो है वो महफूज किया है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आपको बंदर जो है वो बड़े मुश्किल से आपको नथिया गली में नजर आएंगे। ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद में कभी हुआ करते थे, अब यहाँ पे भी कम होते चले जा रहे हैं। बर्ड्स का भी हमने हाशर कर दिया है। जितना
भी तीतर बटेर हैं, उसके लिए वैसे भी हम शेखों को बुला लेते हैं, जो नई कसर है वो पूरी कर देते हैं। तो नेचर को महफूज करने के लिए वो मजहब का सहारा लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि वो उसको बचाने की ये कोशिश है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं कहूं कि हाँ, हमारे लिए कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज को उस अलग साइड पे लेके जाते हैं। मैं समझता हूं कि वैलेंटाइन डे जो है नफरतों के इस बाजार में, अगर एक दिन प्यार मोहब्बत का है, और प्यार मोहब्बत लिए लाजमी नहीं कि कहीं आपके सामने बैठी महबूबा है, आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी को चुनते हैं तो यह हक भी आपको हासिल है। इंसान इंसान को नहीं चुनेगा तो कौन, क्या इंसान किसी जानवर के पास थोड़ी जाएगा? ये तो मैं कहता हूं कि ये खूबसूरत दिन है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और भाई हमने तो वैसे ही दस्तार गुलाबी रंग की पहनी हुई है। आए आप तो बिल्कुल वैलेंटाइन लग रहे हैं। खैर, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, गनीमत जानिए मिलके बैठने को। जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है, किसी को कुछ नहीं पता। आपके वालिदैन अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो कल है आज नहीं है। मौत तो बरहक है। आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, आपको किसी का कुछ नहीं पता। तो अगर आपको एक दिन मिल गया है तो उसका मोहब्बत का इजहार जरूर करें। इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े कि ये किस मजहब से शुरू हुआ था। तारीखों की बात की जाए तो इस्लाम, अगर हम मुसलमानों की बात करें, खासतौर पर पाकिस्तान में अगर हम बात करें, तो ज्यादातर लोग, मेजोरिटी मुस्लिम है, आपको पता है हरमीत, और मेजोरिटी मुस्लिम ये बात करती है कि नहीं, हमें इंडिया के कल्चर को या यूरोप के कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए। आप कैलेंडर क्यों यूज करते हैं, उनका तारीख क्यों यूज करते हैं? अगर इस्लामिक कैलेंडर मौजूद है तो उसके मुताबिक हम क्यों नहीं चलते? इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन जो बनी है ये उनकी है। सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, व्हाट्सएप के बगैर दिन शुरू नहीं होता, रात खत्म नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं। सो वी ट्राई टू बी, इतनी मुश्किलात और परेशानियां, में हम बैठे होते हैं जहां से हीटर की तपिश लेते हैं ठंड में। एक चीज अगर आप देखें तो ये क्रेडिट किसी को नहीं जाता, अंग्रेजों के जाता है। तो वही सैल्यूट है, वही मेहनत करते हैं। ये बल्ब जो है 100 साल उसको लगे रोशनी देने में। तो ये चीजें, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा सोहा, हम सबको, और इंसानियत के नाते करना होगा। टॉप ऑफ डे आप इंसान हैं, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू हैव इमोशंस, तो उसको एक्सप्रेस करें, उसको बंद करके ना रखें। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होल एट द स्टार्ट ऑफ द February, होल वीक हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि 9 फरवरी को इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि किस जो IMF से मिलनी है, जिसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। ऑल दो अभी फ्रेश प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। आमिर खाकमानी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्टूडियो। सर, सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सागदार साहब ने, और सुबह हमें ये कहा कि 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाना होंगे, जो डील डन हुई है हमारी IMF से। उसके बाद तो हम तो इस चीज़ के लिए ऑल दो रेडी हैं, लेकिन आपको इसके बाद माशी सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है, या फिर वो हम बात करते हैं शहाना खर्चों की, और उसके बाद फिर हम जिन चीज़ों पर बात करते हैं कि हमने पेट्रोल, गैस, बिजली की प्राइसेस और टैक्स भी लगा दे रहे हैं, अब सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन इनका प्रोटोकॉल कम नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, कैसे बेहतर होगी? आप ठीक कह रही है, और चीजें बेहतर तो क्यों नहीं। और अभी 170 अरब की टैक्स तो ये फौरी लगाएंगी, जो मिनी बजट का इन्होंने डार साहब ने किया है। तो मेरा तो ख्याल है, क्योंकि ये बढ़ेंगी और चीजें अभी जब ये एग्रीमेंट पूरा, इसकी पूरी डिटेल सामने आएगी, ये तो आप समझ लें एक तरह की प्री रिक्विजिट है उसकी, जो एक जरूरियात पूरी करने के लिए। और ये कई सौ अरब पे जाएगा मामला। डीजल पे भी लेवी बढ़ेगी और चीजें सारी आगे बढ़ेंगी, चीजें महंगी होंगी। और आप देखें ना, फिर कुछ चीजें हैं जिससे IMF से ताल्लुक नहीं है, मतलब पेट्रोल प्राइस का। पेट्रोल तो पाकिस्तान ने अपने हिसाब से ही बढ़ाना ना कीमतें इसकी, और एक कीमत उसकी बढ़ना ड्यू तो है, वो हम सबको पता ही है। इसलिए पेट्रोल पंप्स की जो शहरों में और सूरत हाल बनी हुई है, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उसका मतलब बिजली महंगी होगी, बिजली खासी महंगी होगी। क्योंकि पिछले 6-7 जो यूनिट का था, वो भी यही खबरें आ रही है कि IMF को उतना नहीं, वो कह रहे हो करे ज्यादा इजाफा करे। तो ये 10-12 रुपए यूनिट, हर चीज की एक खौफनाक लहर आनी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये देखे ना, अभी इतने बुरे हालात में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट बन गई है। अभी उन्होंने 7-8 मजीद मामलीन बढ़ा दिए। कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सर, 85 अरकान हो गए हैं, 7 अभी मुआविन खुसूसी मुशीरान जो है उनको ऐड किया गया है। 21 ऐसे इनके पास ओहदा ही कोई नहीं है, लेकिन वो देखिए सारी मुराद ले रहे हैं। और ये जिनको अभी क्या ये अरकान असम्बली है, और इस वक्त इनको कौमी असम्बली में कोई थ्रेट है ही नहीं, अपोजिशन तो सिरे से है ही नहीं, वो बाहर बैठे हैं, कोई मसला ही नहीं है, हुकूमत गिरने का कोई डर नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, और समझ से बाहर है कि क्यों आखिर हो रहे हैं।
एक तो देखे ना, एक तो आमिर साहब, दो चीजें हैं अगर हम देखें तो एक तो इलेक्शन का जो मामला है, आपने देखा कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जब ये बयान दिया कि सिचुएशन नॉर्मल है, इलेक्शन हो सकते हैं, एक तरफ आप ये देखें कि पीएसएल हो रहा है, कतर के लिए हमारी सिक्योरिटी जा सकती है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे मामला जो है इनकार किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो इंटरव्यू आया है दोबारा, उसमें ये बात की गई है जो इमरान खान साहब बारहा ये कहा करते थे कि रिजीम चेंज हुआ है, जिसमें जनरल बाजवा साहब का हाथ था। हालांकि जनरल बाजवा साहब ने आखिरी खिताब में कहा कि फौज का किसी तरह से कोई ताल्लुक सियासत से नहीं रहा, काफी अरसे से हम साइड पे हो चुके हैं। लेकिन अब इस बयान से आपको नहीं लगता कि उनका कहना है कि इमरान खान साहब को साइड पे करना मुल्क की मफादात में था, या अपनी इमेज की मैंने कुर्बानी इसलिए दी कि मुल्क को मैंने बचाना था? ऐसे ही बिल्कुल जरा बाजवा साहब की एक उनमें खूबी है कि उनके पेट में ज्यादा बात रहती नहीं है। वो जरा आप तो चूंकि हट चुके हैं, हम भी कह सकते हैं बात कि वो जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह फट से है, तो वो बात कह देते हैं, तो राज जो रहता नहीं है। और वो वैसे भी एक राज तो था नहीं, सबको पता ही था कि एमक्यूएम जो तब्दीली हटी और बाप और ये हुई और सारा कुछ सबको पता था कि ये किन के इशारे पे हो रहा है। तो बहरहाल अब उन्होंने चीजें लेकिन देखे ना, उससे भी मसला हल तो नहीं हुआ ना। मुल्की मफाद जो था, और आपके सामने है ना, पिछले 10 महीने में मुल्की मफाद क्या हाल हुआ है। तो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन रही, और अभी भी नहीं बनेगी और आइंदा भी नहीं बनेगी। अगर इलेक्शन अगर 6 महीने नहीं कराते तो मुसलसल तलवार लटकती रहेगी। असल बात ये है, बात से एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन सर सियासी अदम इस्तेकाम जब तक खत्म नहीं हो सकता मार्च सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। सर दो इतनी डाइवर्ट सिचुएशन है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन के पास चल जाते सदर मुमलिकत खत लिखकर कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट जो है ये हुक्म सादर करता है कि जो डी नोटिफाई किए गए अराकीन है उनका जो हुक्म है वो मुअत्तल किया जाता है। तो ये सर ये दो इतनी डाइवर्ट सिचुएशंस है, जिसके बाद इलेक्शंस तो हमें कहीं नजर आ ही नहीं रहे और उसके मुताबिक हम वैसे भी नहीं हो सकते। तो ये सियासी तजब्जुब तो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सही आप करिए, लेकिन देखिए इलेक्शन तो अब हो जाना चाहिए ना। अब 1-2 दिनों में ही डेट आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी खिलाफवर्जी होगी अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन नहीं होते, चलो वो एक अलग बात है, उससे भी मसाइल स्टेबिलिटी नहीं बनेगी जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते। एक फ्रेश मैंडेट वाली जो पार्टी आके इक़्तिदार नहीं संभालती जो अगले 5 साल तक रहे, असल बात ये है। लेकिन कम से कम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन तो हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन की तो पाबंदी हो और फिर एक कन्फेडरेशन न पैदा हो जाए। ये अगर असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होते तो फिर तो उनको मजबूर होकर पीटीआई के बाद और रास्ता ही क्यों नहीं होगा कि एजिटेशन करे, जलसे जुलूस करे, जेल भरो, तहरीक चलाए। और देखें ये बात उसका आप देखें नॉन सीरियस रवैया बिल्कुल मरियम नवाज साहब का और पीएमएल के दूसरे लोगों की जेलें भरे जी हम तैयार हैं। कोई जेलों में जरा पता तो कर लेना, आपके पास पॉलिटिकल प्रिजनर रखने के लिए जेल में जगह भी है या नहीं है। अगर यहाँ पे पूरे पंजाब में अगर सिर्फ 1000-2000 बंदे ही अगर जेल जाने के लिए आ जाते, इनके पास वो रखने की जगह भी नहीं है। कैदियों की सूरत तो देखें, पहले ही पैक्ड है जेलें। सर दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि जी, एक तरफ तो इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसा भी तासुर जा रहा है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में बात की गई कि 2 नवंबर में आपका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन हो सकते हैं, हमारे पास इतना कुछ है, अब आप इनकारी हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए जो पीटीआई के हक में आ सकता है, एक तो सूबाई इलेक्शन के हवाले से और दूसरा जो है जनरल इलेक्शन के हवाले से। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कोशिशें की जाएगी इसको रोकने के लिए, नून लीग या दीगर जो ताकतवर हलकों की बात की जाती है? देखिए कोशिश तो ऐसे तो लग रहा है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन हथियार इस्तेमाल किया जाए, हर मुमकिन। मेरा तो ख्याल है इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदलिया पर है और मुझे तो वाहिद उम्मीद जो है जिस वो अदलिया से है, वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के और वही इस मामले को हल कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दे इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कराओ और इतने दिनों में कराओ, तो उनको कराना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है अब सारी जो गेम है वो जुडिशरी के पास है, वो अपना रोल अदा करे और साथ मीडिया तो कर ही रहा है, सिविल सोसाइटी को, बाकी लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे तो उसका तो तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए ना। अगर वो भी नहीं होगा तो बाकी बचेगा क्या? सर अदालत के इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? जो डी नोटिफाई किए गए तमाम अराकीन थे 43 से जायद, उनको जो है वो मुअत्तल करने का हुक्म जो है वो उन्होंने कहा कि अब ये इसको हम वापस लेते हैं, इसको नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते। वो देखें वो तो बिल्कुल ही ठीक फैसला था, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने लिख के दे दिया कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं। तो उनको तो स्पीकर साहब को किसी सूरत में भी यानी बिल्कुल ही बदनीयती की बुनियाद से होता है। जब अरकान असेंबली अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं, वो ईमेल भेज चुके हैं, लिख के दे चुके हैं स्पीकर को तहरीरी तौर पे, और असेंबली के जाके उनके गेट पे वहां पे जाके असेंबली में जाके दे चुके हैं
कि भाई हमने वापस आना है, उसको डीनोटिफाई करने की तुक ही नहीं थी। वो तो अदालत ने बिल्कुल ठीक फैसला किया और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। वो लोग वापस आएंगे, उसके आने से एक तो ये हो जाएगा कि ये उन्होंने जो फेक और बिल्कुल जिस तरह कहना चाहिए एक रॉन्ग नंबर जिसे हम कहते हैं, कोई एक टर्म आजकल जैसे फिल्मों से आई हुई है, ये जो अपोजिशन लीडर बनाए हुए हैं राजा रियाज साहब को, अपने ही बंदे को बनाया हुआ है और एक भयानक मजाक है, बूढ़ा मजाक और है, वो खत्म हो जाएगा और एक प्रॉपर अपोजिशन लीडर बनेगा जो पीटीआई से बनेगा, जो अपोजिशन पार्टी है। तो अच्छी बात है। अगर इनका वापस आने की इस बात की लामत भी है कि जनरल इलेक्शन और अपनी पार्लियामेंट टेन्योर पूरा करेगी, तो ठीक है। यही पीडीएम चाहती है ना कि चलो हमें चंद माह और मिल जाए, तो चंद माह लें आप कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए, आप ले अगस्त तक टेन्योर पूरा करें, अक्टूबर में इलेक्शन करें, लेकिन ये पंजाब और केपी असेंबली में करा दें। ठीक है आमिर साहब, और फिर न्यूयॉर्क में कुछ करके भी दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप अगर इस सारी सिचुएशन को देखें तो हमने सिर्फ ये चीज़ करनी है कि अगर पीटीआई ने मुतालबा किया है तो इस शर्त पर ही वापस जाने में असेंबली की बात की है। तो हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड पल्स डे और हम जो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना वो है कि घर जाते सबसे पहला सवाल हम ये करते हैं आज क्या बनाया है। और अगर घर वाले आगे से हमें कहते हैं कि आज दाल बनी है तो हमारे मुंह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो आप देखने वाले होते हैं। खैर वो भी मैं लाइव तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन दालें जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, फाइबर का कितना बड़ा सोर्स है। और इसके अलावा आप अगर और बहुत सारे फ़ायदे देखें तो हमारी ग़िज़ाइयत से भरपूर, अगर बनाने के तरीके की बात की जाए, बनाने का तरीका ऐसा हो जिससे ग़िज़ाइयत भी मिल सके और आपका टेस्ट भी पूरा हो जाए, लेकिन आपके जो डिफिशेंसी आपकी बॉडी के अंदर पाई जा रही है वो किन किन दालों से पूरी हो सकती है। ये कोई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज लेने की कोशिश करेंगे और जवाबात के लिए हमारे साथ डॉक्टर समरा साबिर मौजूद है स्टूडियो में। तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप समरा ठीक है? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बताइएगा इस हवाले से कि मोस्ट इग्नोर्ड सेगमेंट ऑफ द फूड, मतलब बहुत, मुझे तो मसरों की दाल बहुत पसंद है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मसर सबको पसंद होते हैं, मसर चावल अगर हम कहें, लेकिन दालों से किस किस तरह की चीज़ें ग़िज़ाइयत ख़ास तौर पर अगर हम बात की जाए तो क्या क्या हासिल होता है जो हमें नहीं पता? जबकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या इवन प्रायोरिटीज में ये आनी चाहिए। लिस्ट में कोई नाम होना चाहिए, लिस्ट में नाम नंबर होना चाहिए। लेकिन ये हम लोग बिल्कुल इसको सेपरेट रखते हैं। जैसे आपने कहा कि जब घर में दाल बनी हो तो सबका मूड खराब होता है, हम फूड पांडा कर रहे होते हैं, बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं, भैया आज तो दाल पकी है, दाल ही बनी थी आपको बनाने के लिए और कुछ चीज़ नहीं बनी थी, सिर्फ दाल ही थी। लेकिन जबकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारे पास रिचेस्ट सोर्स होता है हमारे पास प्रोटीन का, फाइबर का, ये प्लांट बेस्ड हमारे पास प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ पल्सेस होती हैं, लेंटिल्स होते हैं, ये हमारे पास मतलब मैक्सिमम हर जो है ना पल्सेस के फ़ायदे इन सब के मिक्सचर ही हैं। लेकिन ये है कि इनको सबको खाना चाहिए, किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन हम ये गलती कॉमन करते हैं, जैसे ख़ास तौर पर अगर हम बात करें। अब मेरा सवाल ये भी है और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स ऑल्दो, जिसकी वजह से आप थोड़ा ना उसको बना सकते हैं अट्रैक्टिव भी, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। मतलब अगर आप दाल की बात करें, बाजू का उसमें चिकन डाला जाता है और मैंने बहुत सारे लोगों को दाल और टींडे बनाते हुए भी देखा है। मैं आपको लाइव बता रही हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं, मैंने खाए भी हुए हैं। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि हमारे घरों में ये प्रैक्टिस होती है तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो किस किस तरह से मज़ीद दालों को बनाना चाहिए ताकि वो खाएं भी और हमारे जो बॉडी के अंदर खासतौर पर इस फाइबर को लेके या इस तरह से प्रोटीन्स को लेके डिफिशिएंसी तो पूरी हो सके? ये देखिए, इसके लिए हर चीज़ का एक बनाने का तरीका होता है। एक तो हम जो मैं इसकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर जाते हैं। ठीक है, जबकि इसके सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं और फिर हमें ये 100 कैलोरीज के या एक मील के अलावा कोई चीज़ हमें ये नहीं प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको अट्रैक्टिव तो हमने खुद बनाना है। आपके जैसे बच्चे, आपकी जैसी फैमिली उस चीज़ को लाइक कर रही है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी शोज़ में जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो पेरेंट्स खाते हैं बच्चे वही खाते हैं। जब पेरेंट्स उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, वो खुद बच्चों को बाहर से ऑर्डर करके देंगे या डेली बेस पे आप लोग एनिमल प्रोटीन को लाइक करेंगे तो बच्चे भी वही लाइक करेंगे ना। तो जब हम लोग अगर उसको हम लोगों ने इनिशिएटिव करके नहीं भी बनाया, लेकिन घर में पक रहा है, माँ बाप खा रहे हैं, बड़े बहन भाई खा रहे हैं, तो छोटे भी खाएंगे। तो बाकी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसकी शामियाँ बना सकते हैं। आप इसको अगर कोई कमज़ोर है, उसने अपना वेट गेन करना है, हम इसको पराठे में बना के दे सकते हैं। या वैसे डेली बेस पे हम इसको ना डेली बेस पे तो नहीं, हमारे घरों में ट्वाइस इन अ वीक बनती होगी या थ्राइस इन अ वीक बनती होगी, जबकि हमारे ये होता है कि 3 दफ़ा एक हफ्ते में दाल बननी चाहिए। जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, 2 दफ़ा आपकी बननी चाहिए कोई वेजिटेबल और 1 दफ़ा आप मीट या एनिमल प्रोटीन को लें।
तो हम लोग तो वो करते नहीं, हमारा पूरा वीक जा रहा होता है एनिमल प्रोटीन से, हम लोग बीफ मीट चिकन खा रहे होते हैं, और एक दफ़ा की दाल पकती है और एक दफ़ा की सब्जी पकती ये है। सीक्वेंस तो होता ही बहुत कम है ना घरों में, जिस दिन दालें बनती है उस दिन तो हम सोचते हैं आज बाहर से क्या आज मंगवाना बाहर है। से क्या मंगवाना है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, आपको दालें पसंद है? नहीं, वैसे मुझे तो वैसे बहुत पसंद है, मुझे इसमें कोई भी। शक नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो बात की कि भाई शामी टिक्कियाँ हो गई या ये, वैसे तो मेरी पसंदीदा है। लेकिन आपसे मैडम, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो फरमाया कि पराठे में या कहीं ना कहीं शामी जो टिक्की है, क्या इसमें भी वही प्रोटीन होती है? क्योंकि अगर एक तरफ हम देखें तो कहीं ना कहीं ये तली जाती हैं, तो क्या इसका कोई फ़ायदा या नुकसान है, या लाजमी हमने जाना है उसी तरफ जो हम हल्का फुल्का तड़का लगा लेते हैं और कई बॉयल्ड दाल जो इसमें डाल के खाने की मेज़ पर रख लेते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं तो जो दाल को लेने का सही तरीका है वो यही है कि जो दाल तड़का लगाते हैं, तड़का लगाने से पहले वाली जो दाल होती है वो एक्चुअल में लेंटिल सूप होता है, ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम डिसीजेज में हील करता है, आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करता है, आपके स्टमक को सही रखता है, आपकी डाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो जब हम घरों में दाल पकाते हैं तो तड़का लगाने से पहले वाला जो लिक्विड होता है, पहले वाली जो दाल होती है, उसको हम दाल का सूप कहते हैं। तो वही दाल खाने वाली होती है। उसके बाद हम लोग उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तड़का भी लगा देते हैं, और फिर बाद में नेक्स्ट डे फिर उठ के हम उसके अंदर घी डाल रहे होते हैं, दोबारा तड़का लगा रहे होते हैं। लेकिन इसका यही है कि असल दाल वही खाने वाली होती है जिसको तड़का ना लगाया जाए। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको वही रेफर करते हैं कि जो तड़का लगाने से पहले वाली दाल है, किसी ने वेट लॉस करना है, किसी ने अपनी कोई डिसीज़ को हील करना है, तो वो बेस्ट होती है, क्योंकि ये रिचेस्ट सोर्स होता है आपका प्रोटीन का, मैग्नीशियम का, आपके अंदर कैल्शियम होता है, इवन आयरन, और आपके पास मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपको यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर समरा कि वेरी करता है, हमारे पास दालों की काइंड्स भी बहुत सारी है ना, एक मसरों की दाल है, एक मूंगी की दाल है, एक मसूर है, एक चने हैं, बहुत सारी काइंड्स है हमारे पास। तो क्या ये वेरी करते हैं हर किसी की मतलब फाइबर्स की अगर हम बात करें या उसकी ग़िज़ाइयत की बात करें, उसके फ़वाइद की बात करें, तो ये मुख्तलिफ है? कौन सी चीज़ डाइट के लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी आपके अंदर अगर फाइबर की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करती है, या कोई वैसी बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास हर जो होती है दाल ये वेरी तो करती है, हर एक की न्यूट्रिशन वैल्यू किसी की ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही होती है। तो मतलब होता आपके पास कंप्लीट न्यूट्रिशन की प्लेट ही है, आपको इसके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स और आपको सब कुछ एक प्लेट में मिलेगा। आपके कोई भी आप दाल बना रहे हो, अब देखें चने हैं, चने आपके पास वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करते हैं, आपकी स्टॉक को प्रिवेंट करते हैं, आपके डिप्रेशन लेवल को ये प्रिवेंट करते हैं। तो अब ऐसे ही अब ये चने हैं तो चने की दाल का भी यही फंक्शन होता है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है, इवन आपके यूरिक एसिड को भी लोअर करता है। तो हमारे पास डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ये उन चीज़ों में हमारे पास हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, रिच इन फाइबर्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है इनके अंदर, जो कि माइग्रेन को, डिप्रेशन को थोड़ा कम करता है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर समरा, अगर हम देखें नॉर्मली, वैसे ये अब ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप घर की तरफ जाते हैं, दालमाश जो है पंजाब में इसका रुझान बड़ा ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे, या कश्मीर में हम जाते हैं तो हमें लोबिया, जिसे रेड बीन भी कहा जाता है, उसका रुझान बड़ा ज़्यादा, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे में तड़के की बात आती है और कहा जाता है कि भैया फ्राई करके दे दें, तो ये फ्राई करने वाला जो चस्का है, इसका नुकसान कितना है? इसका ये देखिए, इसका यही नुकसान है कि हम जो असल में दाल का फ़ायदा आ रहा होता है हम उससे भी हट जाते हैं। तो जब उसको तड़का लगेगा, आपको नहीं पता कि आप अगर बाजार से ले रहे हो तो वो कौन सा ऑयल है, कौन सा घी है, आप क्या उसमें इस्तेमाल कर रहे हो। इवन आप घर में भी कर रहे होते हो तो हमारे मैक्सिमम जो कितनी लोगों में इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, तो वो लोग भी मतलब आम जो घी मिल रहे होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो आपकी दाल का भी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर देती है। और जो दालें जिस चीज़ को प्रिवेंट कर रही हैं, अगर आपके हार्ट को वो हेल्दी कर रही हैं, आपके लिवर को हेल्दी कर रही हैं, आपके स्टमक को वो प्रॉपरली वो सारा मील प्रॉपर डाइजेस्ट कर रही हैं, तो ये सारा कुछ उल्टा हो जाता है। जब आप उसके अंदर एक घी ऐड कर लेते हो तो वो फिर आपको हार्ट अटैक के रिस्क इंक्रीज कर जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, आपका यूरिक एसिड हाई हो जाता है। जबकि मैंने पहले भी, मैं हर जगह पे जाके मैं यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ किसी भी डिसीज़ में मना नहीं की जा सकती, हमें लेने का तरीका नहीं पता होता, ठीक है। और ये होता है कि हम कह देते हैं अच्छा मुझे तो डायबिटीज़ है तो मैं तो ये फ्रूट खा ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों मना करवाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आपने पूरे 2-2 kg के वो जो आपके सामने फ्रूट्स पड़े अपने सारे एक ही टाइम पे खा लेने का तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल सर्विंग मॉडरेट करके वो दाल को
या वो शामी को या वो हाफ पराठा, इस तरह की चीज़ आप ले रहे हो तो वो आपको कभी भी हार्म नहीं अच्छा, करती। लेने की तरीके की आप बात कर रही हैं, इसको कोट कर दें। और दाल रोटी के साथ या चावल के साथ? दोनों तरीके से ठीक है। अच्छा, रोटी उसके के साथ अगर क्योंकि mix हो वो भी जाते हैं, ऑब्वियसली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो भी आपकी बॉडी के, उनका भी इंटेक होना जरूरी है। उनका भी फिर जरूरी आपको है। क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी चाहिए इफ यू आर टेकिंग बोथ थिंग्स टुगेदर? फिर आपको इसके साथ एक सर्विंग सैलेड की भी ऐड कर लेनी चाहिए। अच्छा। अगर आप दाल चावल ले रहे हैं तो आपके पास एक प्लेट में हाफ पोर्शन आपके पास दाल का है तो 1/3 पार्ट आपके पास राइस का हो और 1/3 पार्ट आपके पास सैलेड का हो, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने पूरी वेजिटेबल उसको प्लेट को अपने कलरफुल सा बना लेना है। अच्छा, एक और गलती बहुत कॉमन है जो हम लोग करते हैं आम घरों में ना, हम जब दाल को बनाते हैं तो हम उस पर फुल ऑफ स्पाइस, मतलब एक तो चले हमने डाल दिया तड़का, चले वो तड़का अगर आप फॉर टाइमिंग लगा भी लो तो उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन जो हम इतने मसाले डाल देते हैं जो कि हमारे अंदर बाजू का तो ये कहना ठीक होगा कि आग लगा देते हैं अंदर के, इतने मसाले डाल के हमने तड़के लगाए मिर्चों के ये वो। तो हरी मिर्चें डालनी चाहिए ये सजेस्ट करती हैं आप, या फिर आपको इस तरह के स्पाइस हार्मफुल होते हैं आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा तो फिर आपको दालें नहीं दे रही? जी बिल्कुल, ये हार्मफुल होते हैं, हमारे स्टमक को ये डिस्कम्फर्ट कर देते हैं हमारे मज़ीद, क्योंकि हम जो सबसे बड़ा मेजर इशू है ना, हम लोग ज़्यादातर पानी का इंटेक नहीं करते। हम लोग पानी सर्दियाँ हों गर्मियों, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मतलब जिनको पूछे, क्योंकि हम लोग तो नंबर ऑफ पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं, वो कहते हैं दिन में 2 गिलास पानी पिए, 3 गिलास पानी पिए, जबकि आपको ऐसी स्पाइसी चीज़ों के साथ पानी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, और वैसे भी इन चीज़ों के अलावा भी आपको 10 से 12 गिलास रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब आप प्रॉपर ऐसे स्पाइसी फूड्स लेके आप अपने पानी का इंटेक नहीं ठीक कर रहे, फ्रेश जूसेस का इंटेक नहीं कर रहे, तो वो आपको डेफिनेटली आपके स्टमक को डिस्कम्फर्ट ही करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। पर आपकी बातों में एक बात जिसको मैंने कल भी कहा था आज भी कहा, और मुझे लगता है गुड मॉर्निंग पब्लिक का रोज़ाना का रिमाइंडर लगा लें आप लोग कि आप सिर्फ एनालिसिस करें कि आपने कल के दिन में कितना पानी पिया, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप वाकई भूल जाते हैं, और फिर आपकी बॉडी जब रिएक्ट करती है तो फिर उसको उस पॉइंट से रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो 8 या 10 गिलास तो पानी आपने आज ज़रूर पीना है, और फिर आपकी इसकी क्लास मंडे को लेंगे हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फाइनली आफ्टर सो मेनी मंथ्स, और ऐसे बहुत सारे महीने हमने गुजारे हैं जो शदीद सियासी बहरान, सियासी इंतशार, मुआशी बदहाली की बातें कर करके हम लोगों ने खुद भी अपने आप को परेशान किया और हलकान किया, और आप लोग भी परेशान होते रहे। लेकिन फाइनली लाहौर में एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसे हम कहेंगे लिटरेचर फेस्टिवल 2023। 3 दिन की एक्टिविटी है, 10 से 12 तक कैरी ऑन रहेगी, और इसमें हम ज़ुबान की बात करें, अदब की बात करें, आर्ट की बात करें, फ़न, मौसीकी, मुसव्वरी, यू नेम इट, और हर चीज़ के बारे में वहाँ बात की जाएगी। 50 से ज़ायद सेशंस होंगे। तो कितनी इस एक्टिविटी की हमें अशद ज़रूरत थी और कैसे ताज़ा हवा का झोंका हो सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में अदाकारी का एक बड़ा नाम है, आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बुशरा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुन के वैसे ही हमारा भी दिन अच्छा हो गया है, और हमारी तरफ से आपका भी हैव अ गुड डे। बताइएगा इस हवाले से कि ये जो फेस्टिवल है, फाइनली आपको पता है कि सियासी अदम इस्तेकाम कितना ज़्यादा है, मुआशी बदहाली बहुत हो गई है, इस लिटरेचर फेस्टिवल की हमें अशद ज़रूरत थी, और ख़ास तौर पर नौजवानों को लिटरेचर की तरफ राग़िब करने के लिए इस एक्टिविटी पर आप क्या रिव्यू करेंगी? जी, लिटरेचर का वैसे तो समझ के एक ऑब्वियस मायने जो है वो किताबें पढ़ना होता है, लेकिन किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको उनसे क्या हासिल होता है, एक अच्छा कलाम पढ़ना या एक अच्छी तहरीर पढ़ना, उससे आपकी तबीयत में बहुत अलग तरह की महसूसात डेवलप होते हैं, जिसमें आप एक अच्छे अदब से महजूज होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने एक तरह की है, आपकी विजन्स को डेवलप किया, चीजें हमारे पास टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है, हम इससे दूर होते जा रहे हैं, जबकि हमारा बेस जो है तहजीब और तमीज और तालीम का, उसका बेस जो है वो लिटरेचर से ही हमारा उससे ताल्लुक होना चाहिए था, होता और हुआ करता था। तो ये ऐसी एक्टिविटीज होती तो कम है, लेकिन जब भी होती हैं बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसमें जितने लोग शामिल होते हैं, जितने शिरकत करते हैं, वो देख के और भी अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर अभी प्यास है, वो प्यास बुझते मरते बुझते भी अगर थोड़ी बहुत दोबारा से जिंदगी की तरफ आती है, तो इसमें मैं समझती हूँ ऐसे फेस्टिवल्स का बड़ा हाथ है, और ये बहुत जरूरी है कि आपकी इमेजिनेशन को, आपके पास अपनी खूबसूरत जुबान, उर्दू भी हमारी बड़ी खूबसूरत ज़बान है, हमारी ज़ुबान से का मुतालिक जितनी भी चीज़ें, जितनी भी तहरीरें, जितने भी बड़े लोगों के बारे में हम जान सकें, वो बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है, जो मैं समझती हूँ कि साल में बहुत दफ़ा होनी चाहिए, 1-2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए। जी हरमीत।
बुशरा अंसारी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम जब बात करते हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी जो सरजमीन है, ये सकाफ़त की बात कीजिए, मौसीकी की बात कीजिए, हमारा जो कल्चर है, रीत रिवाज हैं, वो रिच था और कहीं ना कहीं उरूज पर था। लेकिन फिर कई ऐसे मामलात आए कि 80s के बाद हमने देखा कि जहनीत हमारी बदलती गई और कहीं उस कल्चर या कलम से दूर होकर हम क्लाशनकोफ के कल्चर की तरफ गए। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज की जनरेशन की बात की जाए, जब हम उनसे बात करते हैं कि जनाब आप 2 किताबें पढ़ लीजिएगा, एक किताब पढ़ लीजिएगा, तो आंसर ये मिलता है कि भाई हमें सब पता है। ये कितना नुकसानदेह होगा मुस्तकबिल के लिए या आने वाली नस्लों के लिए? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके गुड बैड दोनों पॉइंट्स हैं। बहुत कुछ ऐसा पता है जो कि बहुत तेजी से पता चला है, लेकिन वो एक दिमाग को एक जगह पे जब आप किताब पढ़ते थे, वो वक्त आप किताब के लिए निकालते थे, आप किताब को टच करते थे, आपको ये एहसास होता था कि आपके हाथ में एक खूबसूरत तख्लीक है, शायरी की या नस्र की या किसी हवाले से किसी तारीखी किताब के ऊपर भी आप, तो वो एक वक्त आपकी एक जहनी डेवलपमेंट का वक्त होता था, जिसमें आप एक अलग से जोन में चले जाते थे। वो वक्त निकल गया हमारे पास। हम हर चीज को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। बहुत सी चीजें हमारे पास, इंफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी आ जाती है। अब शायरी भी हमारे पास डिजिटली आ रही है, हमारे पास अब डिजिटल बुक्स भी आ रही हैं। उसमें मैं समझती हूँ कुछ चीजें अच्छी भी है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक वही है। जैसे अगर आप ये सुनेंगे तो हैरान होंगे कि हमारे राइटर जो बहुत ड्रामे लिखते हैं और जैसे रेगुलर भी बहुत लिखते हैं, वो अब टाइप करते हैं कंप्यूटर पे। मैं कम लिखती हूँ, 2 साल में कभी एक सीरियल, लेकिन मैं अभी तक पेन से लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पेन और कागज के एक रोमांस फील होता है। हाँ। और ये वही बात है जो मेरे वालिद अहमद बशीर साहब, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो कहा करते थे, मुझे फोन ना करना, मुझे खत लिखा करो। वो खत मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि तुम मेरे बारे में सोचोगी, मेरे लिए वक्त निकालोगी, उस कागज को तुम टच करोगी, फिर वो मेरे पास आएगा, फिर मैं उसको 7 दफा पढ़ूंगा। तो वो एक ऐसा खूबसूरत एक्टिविटी थी, जिसपे वो मुझे कहते थे कि फोन पे तो तुम कहते हो क्या हाल है, ठीक है, तबीयत कैसी है, मौसम कैसा, अच्छा फिर मैं बाद में बात करूंगी। तो हम यही बात किताबों के हवाले से अगर कर सके कि जल्दी जल्दी से, हम तो व्हाट्सएप की मैसेजेस भी तेज करके सुन लेते हैं अब, तो जमाना जितनी तेजी से ये चीजें अडॉप्ट कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें अपनी खो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि वो वक्त जो है, अब बात तो वही कि नॉस्टैल्जिक बातें करते हैं तो लगता है कि इनके तो बुढ़े हो गए, इनकी तो उम्रें निकल गई। अच्छा बुशरा जी, ये भी कहिएगा, अभी भी जो बच्चे किताब बुशरा अंसारी पढ़ना साहिबा, चाहते एक हैं, और चीज जो आपने जिक्र किया, जी 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 जी, अच्छा बुशरा साहिबा, आपने बात की ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। हमने जब भी आप लोगों के ड्रामे देखे, जब पीटीवी पे नशर हुआ करते थे, और उसमें अगर हम बात करें उर्दू जुबान के हवाले से, या बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता था, रियलिटी के बड़े करीब हुआ करता था। आज अगर हम या उन अदाकारों से हम मिलते हैं, पीटीवी में जाते हैं या कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, तो हमें बहुत कुछ सीखने का भी मिलता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी अकेडमी है, यानी इनसे सीखने का इतना, क्योंकि नॉलेज बड़ी ज्यादा होती, तारीख पर भी उनकी नजर होती थी। लेकिन आजकल के एक्टर जितने भी आए हैं, माजरत के साथ ये बात करना चाहूंगा, जो उनके सोशल मीडिया पे या दीगर जब वीडियोस आती हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि किताबों से काफी दूर हो गए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और स्क्रिप्ट के हवाले से क्या कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रुझान बढ़ता जा रहा है ड्रामा इंडस्ट्री में कि खवातीन की लड़ाई और कहीं ना कहीं आशिक को कैसे काबू करना और पैसा कैसे हड़पना है, ये मसाइल तक ही रह गए हैं मामला? अरे भाई, ये तो एक और डिबेट शुरू हो जाएगी। बात यह है कि हमारे आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं मास्टर्स डिग्रियों वाले भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और मगर मसला ये है कि जैसे सब कुछ बदल गया जिंदगी में, ऐसे ड्रामा भी बदल गया और देखने वाले भी बदल गए, और हम खुद इस तब्दीली के अंदर आके कुचल गए हैं। हम जैसे लोग जिन्होंने अच्छा ड्रामा देखा भी हुआ है, किया भी हुआ है, हम जैसे लोग जो हैं वो दरमियान में कहीं परेशान होते हैं। मगर फिर यही है कि बदलते वक्त के साथ कुछ कुछ हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कहीं कहीं भाग जाते हैं। पर अब ये तो पूरी दुनिया में चेंज आया है कि जो कि मैं नहीं समझती, मैं इसको क्रिटिसाइज भी कर सकती हूँ। बहुत सारी फ्लॉज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे मयार से बहुत दूर हैं। मगर फिर हमने अपनी ऑडियंस को जिस तरह से ट्यून किया है, हम उनके लेवल पे आए, हमने उनको एलिवेट नहीं किया। ये हमारे लिखने वालों का कसूर है, बिल्कुल, ये हमारे लिखने वालों का कसूर है, बिल्कुल, कि हमने उनको एलिवेट करने के बजाय हम ये देखने लगे कि वो क्या पसंद करते हैं, तो हम उधर उतर गए। अच्छा अब बुशरा हमने जी, उनको डेवलप कर लिया पिछले 15-20 सालों में, तो अब हम वही दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं।
अच्छा बुशरा जी, एक और बात कहिएगा कि चूंकि इस लिटरेचर फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, 50 से ज़ायद, जिसमें अदब है, ज़ुबान है, मुसव्वरी है, मौसीकी है। एक सेशन जो है वो अहमद बशीर का कुंबा भी है आपके ख़ानदान पे, और आपका पूरा ये सेगमेंट जो है इसमें आपका पूरा ख़ानदान माशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगा। तो ये इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। जी, एक्चुअली मेरे वालिद जो है वो ज़ाहिर है हम सबकी समझे हमारी एग्जिस्टेंस की वजह है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटिविटी के हवाले से मैं कह रही हूँ। जी जी जी। तो उसमें जब ये उनकी किताब जब आई थी, उनकी कुछ किताबें आई हुई हैं, उसमें उसका चौथा एडिशन आ रहा था। साथ ही नीलम अहमद बशीर जो मेरी बड़ी बहन है, जो अब्बा की लेगेसी को मतलब बहुत उम्दा तरीके से लेके चल रही हैं, उनकी किताबें जो हैं 11 किताबों की कुल्लियात भी आ रही हैं। अच्छा, उनकी पंजाबी शायरी भी आ रही है, उनकी पंजाबी नॉवल भी आ रहा है। तो वो माशाल्लाह मुस्तकिल मसरूफ है और उनको माशाल्लाह एक दफ़ा तमगा इम्तियाज भी मिल रहा है अदबी खिदमात से। तो ऐसा अहमद शाह साहब ने कहा कि भाई हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अहमद बशीर साहब जो हैं उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज में मैं भी शामिल हूँ, अस्मा भी शामिल है, ज़ारा भी शामिल है। उनका बेटा ज़ारा का बहुत अच्छा गा रहा है, अभी शुरू किया है, अहमद अब्बास। तो वो क्योंकि मेरे वालिद की जिंदगी में बहुत सी चीजें जैसे अदब से लिटरेचर से रिलेटेड तो है ही है, म्यूजिक एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी जिंदगी का जिस पर वो बहुत अबूर रखते थे। उनको नॉलेज थी बहुत, गाना तो नहीं आता था लेकिन वो क्लासिकल के बारे में बहुत जानते थे। तो समझे कि ये मुख्तलिफ शाखें हैं और हम फिर उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये अब्बा की एक्सटेंशन में है, हम लोग उनकी एक्सटेंशन हैं। बुशरा जी, आपसे खबर जो है वो शेयर करनी है इंतहाई भारी दिल के साथ हरमीत, क्योंकि मुझे भी खबर अभी मौसूल हुई है। पाकिस्तान का बड़ा नाम अमजद इस्लाम अमजद जो है वो अब हम में नहीं रहे, वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यकीन करें आप साथ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिली थी। वो अलील थे लेकिन फिर भी उनकी कलम, और आपको पता है कि इस फेस्टिवल में उन्होंने पार्टिसिपेट भी करना था। और जब आपकी किसी से मुलाकात होती है तो आपका एक अलग ही इंटरेक्शन होता है, वो खबर देते वक्त भी और फिर आपका एक बंदे से। जी 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 बिल्कुल, कहिएगा इस हवाले से। देखा यहाँ सामने देख रही हूँ आपकी स्क्रीन तो मुझे नजर आ रहा है, कहिएगा इस इतनी हवाले प्यारी से। उनके साथ यादें, इतनी प्यारी वो दो बड़ी प्यारी कंपनी थे और क्या शायर थे वो। क्या क्या बात है। ओहो, उनकी सारी शायरी एक से एक बढ़कर थी और बस क्या बोलूं। और उतनी दिलचस्प शख्सियत थे, जब बैठते थे तो महफिल को जाफरान कर देते थे, जुमले बाजी, लतीफे बाजी, घंटों गुजर जाते थे मिस्टर जी। एक एंटरटेनर थे वो। हाय इतने प्यारे अमजद साहब, क्या करें अल्लाह मियां। अच्छा, इसी हवाले से कहिएगा, देखिए ऐसे लोग बिल्कुल, दुनिया बहुत ही से चलते चले जा रहे हैं, और इस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल जिसमें हम याद भी करते हैं, जैसे अहमद बशीर का कुंबा हो गया, अमजद इस्लाम अमजद ने पार्टिसिपेट भी करना था इसमें। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ओबियसली मौत तो बरहक है, सब लोग दुनिया से चलते चले जा रहे हैं, लेकिन हम जैसी जनरेशन को इस हवाले से आगे काम करना है, क्योंकि आजकल के नौजवान लिटरेचर से फिर भी दूर है, टेक्नोलॉजी से करीब होने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, वालिदैन को, बच्चों को और आने वाली जनरेशन को इसमें इंडल्ज करने के लिए? मैं क्या बोलूं, देखे मैं तो अब ग्रैंडमा भी बन गई हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये बड़ी टिपिकल बात हो जाएगी कि बच्चों से ये टेक्नोलॉजी दूर कर दी जाए, क्योंकि ये सभी कहते हैं लेकिन कोई इसको समझता नहीं है। अपने बच्चे, रोते हुए बच्चे को पहले माँ दे दी थी कोई टॉफी, कोई जूस, कोई खिलौना, अब वो सिर्फ फोन से खेलता है। तो अब हम क्या बोलें, ये पूरी एक जनरेशन जो है ये टेक्नोलॉजी से बहुत वैसे भी बहुत नुकसान उठाने वाली है, क्योंकि हालात जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं और बच्चे को किताब से आपने दूर खुद ही कर दिया है। आप घर में खुद ही नहीं किताब पढ़ते तो वो क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली तो ये मैं अभी बताऊं आपको, मेरी बेटी बड़ी वाली नरिमान अंसारी, जो मेरे वालिद की बहुत ही समझे फॉलोअर इस तरह से है कि वो मेरे वालिद का दूसरा रूप है, उन्हीं की तरह इंटेलेक्चुअल स्पेस भी है उसका। वो जैसे वो मलंग मिजाज से, उनको कोई अच्छे कपड़े पहन के शौक नहीं था पहनने जाने का, तो वो भी ऐसी एक हम कहते हैं मलंग बाबा है, लेकिन उसके घर में किताब इतनी ज्यादा है, उसके बच्चे 90 किताबें 10 दिन में पढ़ जाते हैं। तो वो डांट रही होती है कि मैं लाइब्रेरी से लाई थी कि 4 महीने में खत्म करोगे, वो 10 दिन में पढ़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी किताब बहुत पढ़ते हैं, साइड टेबल किताबों से भरी हुई है। क्या बात है। मैं खुद नहीं इतनी अच्छी मिसाल, मेरे से ज्यादा वो पढ़ती है, मैंने तो कम पढ़ी किताबें उसकी निस्बत। और मेरे वालिद के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं, मेरे घर में अल्लाह के फजल से हर अच्छी किताब है, और मैंने पढ़ी हुई सजाई भी नहीं है सिर्फ। लेकिन मेरी बेटी की बता रही हूँ, मेरी एक बेटी जो है बड़ी वाली, वो बिल्कुल अहमद बशीर की लेगेसी के ऊपर ऐसे वो नाना की आशिक भी है। उसके घर में ये रिवाज है, क्योंकि उसके ससुराल में भी रिवाज है, उसके ससुर भी किताबों के ढेर में रहते हैं। तो एक घर का ट्रेंड होता है, आपने अपने घर में अगर ये ट्रेंड नहीं बनाया है तो बच्चा कैसे सीखेगा, बताएं। उसको क्या पता लाइब्रेरी में कब जाना है और क्या। हम बचपन में हमें पॉकेट मनी मिलती थी, हम 18वीं वाली लाइब्रेरी पे जाके किताब ले लेते थे,
और कभी सजा होती थी तो मेरी अम्मी उसको मना कर देती थी कि इसको किताब नहीं देनी, तो हम कांपने लग जाते थे, हाय हमें कब किताब नहीं मिलेगी ना। बच्चों की किताबें होती हाय थी। हाय। तो कहने की बात है कि घरों के माहौल होते हैं जिनसे बच्चे ये इंप्रेशन लेते हैं। जी हरमीत। बिल्कुल बुशरा जी, अगर हम देखें, आप तो माशाल्लाह एक ऐसी फैमिली में आपका जन्म हुआ कि एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत आपके वालिद ठहरे, फिर कहीं ना कहीं किताबों के साथ भी आप लोग बड़ी कुर्बतें थीं। लेकिन आप जैसे लोग, हम देख रहे हैं टेलीविजन पे जो बैठे लोग हैं, फिर आप लोगों की जो खिदमात है, आपकी फैमिली की जो खिदमात है, या आम जो वो लोग जो सेलिब्रिटी बन चुके हैं और उनके फॉलोअर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दूरी की भी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी सबकी कोशिश है कि नई जनरेशन जो है वो अदब के साथ, लिटरेचर के साथ जो है वो जुड़े। तो आप नहीं समझती कि हम बहुत सारे ममालिक को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी को देखते हैं कि वो कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो वो सोशल मीडिया में भी उस किताब का तारुफ या ये लिखा जाता है कि आप जो फॉलोअर हैं उनसे ही गुजारिश भी करते हैं कि अगर ये किताब आप पढ़ें, तो आप नहीं समझते कि इस किस्म का ट्रेंड जो है हमारी सेलिब्रिटीज भी शुरू करें? देखिए, मैं अगर मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊं, 10-12 साल पहले मेरा शो होता था जियो पे, ब्रंच विद बुशरा। जी 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 मैं जी, उसमें हाँ एक जी। छोटा सा सेगमेंट रखती थी किताब के ऊपर, किताबी बातें, और मैं उसमें हर दफा एक शायर, अदीब, बड़े इंटेलेक्चुअल से पूछी थी आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं। हाँ वो 5 जी। से 6 मिनट का सेगमेंट होता, उसमें अमजद साहब भी थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, और बहुत से लिटरेचर से रिलेटेड लोग थे जो बताते थे, और एक शायरी या कोई कलाम पढ़ के या कोई तहरीर पढ़ के सुनाते थे। 5 से 7 मिनट का सेगमेंट था। उस वक्त मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये तो जरा बोरिंग है, ये तो स्लो है। मैंने कहा 5 मिनट अगर कोई नहीं सुन सकता किताब की बात, वो बाथरूम चला जाए, मुंह धो ले जाके, वापस आएगा तो वो सेगमेंट खत्म हो जाएगा। मुझे कहने दीजिए खुदा के लिए। मैंने वो जबरदस्ती डलवाया था, क्योंकि शायर अदीब जो है वो कमर्शियल लोग नहीं होते, तो आपको अगर उसमें नहीं इंटरेस्ट था तो कम से कम जो 35 लोगों को है उनको तो सुन लेने दें। ये रेजिस्टेंस मैंने डेवलप की थी, लेकिन ये फिर बात में खत्म हो गई, इस बारे में कोई कहता भी नहीं था। बात वो ये कि हमने आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर खुद खत्म किए, और जिन्होंने खत्म किया उन्हें पता भी नहीं उन्होंने क्या कर दिया। उन्हें नहीं पता उन्होंने क्या कर दिया, ये मुझे पता है, ये आप पूछ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया। होते होते हम यहाँ आ गए हैं कि अब हम ये टिकटॉकर और ये क्या पता नहीं स्नैपचैट तो क्या क्या चीजें होती हैं, अल्लाह जाने, मुझे तो नहीं पता, उसके ऊपर लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरे तो अब तो मेरा अगला खौफ ये है, जल्जले से ज्यादा मुझे ये खौफ है कि अगले 5-10 सालों में आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप लाखों डॉलर पता नहीं क्या कमा रहे हैं, सुना है कि पता नहीं क्या कुछ ही कमा रहे हैं फॉलोअर्स पे, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है पढ़ाई करने की? तो आप कहाँ से लाएंगे? आपके बच्चे कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, किससे इलाज करवाएंगे, कौन सा सर्जन होगा? ये सब तो ये काम कर रहे हैं। तो पता नहीं हुकूमतें कहाँ हैं, उनको अपनी पड़ी हुई झगड़े लड़ाइयों में मसरूफ हैं, ये नहीं देख रहे कि एज अ सोसाइटी, जो एक सोसाइटी का एक तहजीब होती है। मैं फिर मजहब की बात नहीं करती, मजहब से ले तो बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती हैं, लेकिन अगर आप मजहब की बात करते तो सिर्फ भाग के मस्जिद जाना काफी नहीं है कि जुम्मे को दौड़ दौड़ के जाना है मस्जिद में नमाज पढ़नी है। नहीं, इसके साथ साथ आपको एक सोसाइटी डेवलप करनी है, उसकी तरबियत करनी है, उसके अंदर उसकी सोसाइटी की हुर्मत को डेवलप करना है। एक इंटेग्रिटी होती है सोसाइटी की जो मर गई है। एक तो आपकी इकोनॉमिकल हालात की वजह से मर गई है, ऊपर से आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर 100 तरह के इल्जाम हैं और वो बाइज्जत बैठे हुए हैं। तो फिर छोटा वाला चोर कहता है कि मुझे क्या है, छोटा वाला बेईमान कहता है कि छोड़ो मैं भी जरा साइकिल चला लेता हूँ, या मैं भी किसी को रास्ता काट लेता हूँ। ट्रैफिक में देख ले, कोई किसी को रास्ता नहीं देता। सही कह रही हैं। अगर इस्लाम पे आप चले तो ये देखे कि किसी को पानी पिलाना, मुस्कुराना, किसी को रास्ता बताना, छोटी छोटी चीजें देना, इतनी छोटी छोटी चीजों के इतने बड़े बड़े अजर हैं। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। वो कहते हैं कितने नफल तो कितनी फलानी, तो कितनी नमाजें फलाने के मेहराब है, फलाने के नहीं है। आप इसमें मसरूफ हैं, मगर आप ये नहीं देख रहे इस्लाम के अहकामात क्या हैं, बिल्कुल इंसानियत को कैसे डील करना है। एक पूरा वे ऑफ लिविंग है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है जिंदगी की इंसानों की तरफ, उस तरफ कोई नहीं बताता। रट्टे लगवा रहे अरबी में, ये नहीं बता रहे उसमें लिखा क्या है, ये भी तो बताएं, ये बताएं। तो उससे बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है अगर आप अपने मजहब से कंसल्ट करते रहें। उसमें इतना कुछ है, सच्ची बता रही हूँ, सीखने को। मैं तो इतनी अच्छी मुसलमान क्लेम नहीं करती, नमाजें पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे लगता है मैं इससे बहुत बेहतर इंसान हूँ, क्योंकि मुझे इंसानों की फिक्र है, मुझे इंसानों का ख्याल है। मैं अपनी आसानियों में से किसी को आसानी दे देती हूँ। ठीक है बुशरा जी, थैंक यू मच। आपकी सारी बातें जो हैं वो 110% बिल्कुल ठीक थी और आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले ली, वापस आते।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इट्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो और बेसिकली प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि इस पर हम बात करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी का दारोमदार आपकी रीढ़ की हड्डी पे होता है और ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल या आपकी पूरी लाइफ में या आपकी पूरी रूटीन में आपकी एक्टिविटी क्या है। अगर आप ऑफिस है तो सिर्फ आप बैठे हुए हैं, अगर आप घर में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं तो भी आप बैठे हुए हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में सारा दिन में 9 to 5 जॉब में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कोई मोशन करते हैं या फिर आपकी कोई मूवमेंट रहती है सारा दिन, मोशनलेस बॉडी के साथ कितने बड़े मसाइल हो सकते हैं रीढ़ की हड्डी के। तो मज़ीद हम बात करेंगे। डॉक्टर समन नसीम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कहिएगा इस हवाले से कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं रीढ़ की हड्डी को ख़ास तौर पे, कितना इसमें अमल दखल है हमारे लाइफस्टाइल का और हमारी बॉडी मोशन का और हमारी मूवमेंट्स का कि रीढ़ की हड्डी डैमेज होती है। हम लोग जो है जाहिर सी बात है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो सारा दिन बैठे रहते हैं और वो अब मैं भी देखें बैठी हूँ इस तरह करके, तो स्ट्रेट करके बैठेंगे तो पोस्चर आपका बहुत मैटर करता है, आपकी मूवमेंट बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। और बेसिकली जब हम बैठे होते हैं तो हमारी जो डिस्क है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। इसलिए हर 20-30 मिनट्स बाद आप उठ के वॉक करें, एक्टिव रखें अपने आप को। एक्टिव इन अ सेंस ये नहीं रखना कि आपने बस हर काम ही तेज़ी से करना है, थोड़ा सा कामली भी हर चीज़ को डील करना है। ये नहीं कि आप फास्ट एंड फ्यूरियसली चल रहे हैं और अपनी जो है ना बॉडी की बोन्स को इग्नोर कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ कैल्शियम की इंटेक करें और इसके अलावा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे हम जैसे कि लोग आजकल जिम की तरफ मूव हो रहे हैं, तो जिम में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जिसका वर्कलोड ज़्यादातर आपकी लो बैक पे आता है, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना, इतनी ज़्यादा हमने वर्कलोड नहीं करना अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर कि हम वो ज़्यादा ही प्रेशर ले लें और वो हमें लेटर ऑन जो है क्या हमारी रीढ़ की हड्डी के मसले हमें फेस करने को पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें वो डिजीज़ की तरफ भी मूव हो जाता है अगर हम उस चीज़ को देखें। तो बेहतर यही है कि हम अपने जो YouTube, गूगल को देखने के बजाय हम किसी स्पेशल बंदे के पास जाएं जिसकी स्पेशलिटी है इस चीज़ में, वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंज लाना है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें एक शुरुआत में जिस तरह इंट्रो सोहा ने दिया, हम देखते थे कि खवातीन में रीढ़ की हड्डी का जो मामला था ये बड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब मर्दों में भी ये तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने ऑफिस की मिसालें दी, बाकी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मर्द भी जो हैं, मर्द हजरात में भी ये फैक्टर जो है ज़्यादा दिखता है और कहीं ना कहीं वो इसमें मुब्तला है। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या वही हल है या कोई और तरीक़ाकार भी मौजूद है जिससे वो दोबारा ठीक हो सकते हैं? कुछ ये बात भी है कि आजकल के जो हमारे लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ हैं और लाइक मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर लेंगे, स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम है, ठीक है। आप रियली देखें कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ कम है। पहले टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी तो लोग स्पोर्ट्स ज़्यादा करते थे, फारिग वक्त में जी स्पोर्ट्स कर ली, मर्द हजरात भी यूं ही। तो आजकल जो होता है जी नेटफ्लिक्स हमारा आजकल एक ट्रेंड चल गया है, लोग ज़्यादातर उसमें सारा दिन बैठे रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं। स्पोर्ट्स कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को अवेयरनेस भी है, लेकिन बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। और बचपन से ही बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाहिर से मुश्किल है लेके आना, टेक्नोलॉजी को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक वक्त होना चाहिए हर चीज़ का कि हर चीज़ मुकर्रर वक्त पे ही अच्छी लगती है कि आप हर चीज़ को ज़्यादा मत करें, किसी चीज़ डॉक्टर एक और चीज़ जो ज़्यादा देखने को मिलती है वो हम चाहे ख़वातीन में देखते हैं या मर्दों में जहाँ पे बैठे होते हैं, शायद जिस तरह आपने मिसाल दी स्पोर्ट्स के हवाले से, या हम देखते थे कि लोग जो हैं खेती बाड़ी किया करते थे, दीगर ऐसे काम थे जो मुश्किल होते थे जिसमें जान लगानी पड़ती थी और उसका फल मिलता था, लेकिन अब ये चीजें जो है आस्ते-आस्ते कम हो रही है। तो ये खिंचाव जो है जिस्म में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा आता है, हर शख्स ये गिला करते हैं कि हाँ पतरी ये जगह में खिंचाव है, ये कंधा जो है इस किस्म की मुझे तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं गर्दन में हो रही है। इसकी भी यही वजूहात है कि हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे, या हल्की फुल्की कोई ऐसे टिप्स आपके पास हों जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस चीज से भी निकल सकते हैं? जी एग्जैक्टली जो हमारी बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। पेन किलर्स हर चीज़ का जो हल है ना वो पेन किलर्स नहीं होते। ये हमारी पाकिस्तानी आवाम को अब समझ जाना चाहिए कि जी पैनाडोल को अब छोड़ दें, तो अब फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आप आएँ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपको एक तो आप जब जाहिर सी पता है एक एज आपकी हर वक्त आपने जवान नहीं रहना, ठीक है, आपने बुढ़ापे की तरफ भी मूव करना है।
जब बुढ़ापा आता है तो हमें वो जवानी में तो हमने सब कुछ जो है ना कर लिया होता है जोश में, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो हमें जी कमर की दर्दें निकल रही होती हैं, हमें हिप बोन की प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी को टांगों के मसले हो रहे होते हैं, किसी को घुटनों के मसले हो रहे होते हैं, वो यही मसले होते उसके हैं। साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमने उस टाइम पे किया होता है। जी। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में एक कॉमन मसला L5 का भी है जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और पहले तो ख़वातीन में जोड़ों के और मोरों के दर्द कॉमन थे, लेकिन अब मर्द हजरात में L5 का इशू इज़ अ न्यू नॉर्मल ना। तो आपके सबसे पहले जो डिस्क मुतासिर होती है, जो एक लेयर मुतासिर होती है, वो L5 होती है। उसके लिए आप क्या समझती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? वो हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, खुराक नहीं सही ले रहे, किस वजह से ये मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं? बेसिकली आप लोगों को सबको ही पता है कि आजकल हमारी खुराकें कैसी आ रही हैं, ये तो सभी जानते हैं इस बारे में। तो पहले तो लोग सप्लीमेंट्स भी नहीं लेते थे तो वो इतने फिट रहते थे, क्योंकि खुराकें जाहिर सी बात है पहले बहुत अच्छी होती थी, दूध हमें फ्रेश मिलता था। तो अब तो आप दूध में देख लें, हमें तो पता भी नहीं लग रहा था कि पानी मिला हुआ क्या मिला हुआ है, हमने तो होता है कि, लेकिन ये नहीं कि आपने छोड़ देनी है वो चीज़ें, दूध भी पिए, जूस भी पिए, साथ सप्लीमेंट्स भी लें, कैल्शियम लें, विटामिन D3 लें। जो अक्सर ख़वातीन में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, सिजेरियन के बाद ये मसले आ जाते हैं। मोस्टली जो मैरिड ख़वातीन होती हैं उनमें भी मसले आते हैं, आजकल तो अनमैरिड में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चीज़ की। और जो मर्द हजरात हैं उनको भी चाहिए कि वो ये ना कहें कि जी वो मर्द हैं तो वो फिट रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई ऐसे जो मिथ है ना, ये रॉन्ग है। अल्लाह ताला ने सारों को ही एक जैसा बनाया है, तो इसलिए आप लोग कैल्शियम लें, मर्द को भी चाहिए वो कैल्शियम लें, विटामिन D लें। ये आपकी रीढ़ की हड्डी, सारा दिन के रूटीन में हाँ जी, आपकी बॉडी के मूवमेंट के लिए मैक्सिमम जो है या मिनिमम अगर हम बात कर लें तो कितना टाइम आप सजेस्ट करती हैं कि उसमें कोई ना कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए? ऑल्दो हम ये मिसकंसेप्शन लेते हैं कि अगर ख़वातीन घर में सारा दिन काम कर रही हैं तो इसका मतलब ये कि वो एक्सरसाइज हो रही है। इस हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, इट्स नॉट फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अ पार्ट ऑफ। हम ये कह सकते हैं कि पार्ट है, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेज नहीं है। एक्सरसाइज वो होती है कि आप स्पेशल अपना वक्त निकालें, एक घंटा निकालें, 35-45 मिनट्स निकालें, चलें अपने लिए एक टाइम निकालें, योगा करें, जिम करें, जिम ज्वाइन कर लें। ये नहीं कि आप जिम जाके वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं, और भी एक्सरसाइज। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब कुछ भी ना करें, आप वॉक कर लें, कदम उठाएं, ज़माना आपके साथ चलेगा। और ज़माने के साथ चलने के लिए आपको अपना इनिशिएटिव तो खुद लेना पड़ेगा, अपना काम आपको खुद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे हरमीत। अब आपकी और मेरी 2 दिन के लिए छुट्टी है और हम व्यूअर्स को मंडे को मिलेंगे। आप इस वीकेंड पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।